दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसे बोलते हैं हम मेटलर्जी धातु कर्म। देखिए, धातु कर्म में जो एवरेज क्वेश्चन का वेटेज आ रहा है वो 2, पर अब अगर मैं आईसीआर और नीट की बात करूँ तो नीट के अंदर और आईसीआर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो अब आप अच्छे से ध्यान से समझना, जैसे मैं चाहूँ वैसे समझना। मैं इसको बहुत समरी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब आप वैसे सोचेंगे इसमें बहुत बड़े डायग्राम आएंगे, मेरी तरफ से वो डायग्राम नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप देखो, चैप्टर भी पूरा होता है और आपको समझ में भी आएगा। मेन टास्क क्या, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चंस आपको इजीली अटेम्प्ट होने चाहिए। ये महाराज का टारगेट है और यही टारगेट मेरा रहता है हमेशा, है ना। तो चलते हैं, अब आगे बात करते हैं अपन धातु कर्म की। तो धातु कर्म, धातु मेटल के लिए जो वर्क कर रहे हो उसे हम धातु कर्म बोलेंगे, है कि नहीं। किसी का भी कोई भी काम जिसके लिए किया जाएगा उसी का कर्म बोलेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात कर दिया, है ना। और अब मेरी बात को फिर से समझना कि धातु जो होती है वो मिलती कैसे है। अब अपन बोलते हैं सोडियम मेटल है, तो सोडियम क्या सिंपल सोडियम कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया हमें? तो एक तरफ तो बोलते हो कि वो सोडियम क्या बोलते हैं केरोसिन में ही रखा रहना चाहिए जब जाके उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल में रहती है। तो समझने वाली बात है ना कुछ, कि मेटल जनरल फॉर्म में तो नहीं मिलती, या आप बोलो कि सामान्य वातावरण में नहीं मिलती। तो क्या मिलता है, उसकी बात करते हैं। अगर आप में थोड़ी सी नॉलेज है तो आपने याद किया होगा, क्या चट्टाने कुछ होती है रॉक्स की वेदरिंग होती है। और वेदरिंग से जो कंपोजिशन मिलता है उसे हम सॉइल बोल देते हैं। और सॉइल के अंदर कंपोजिशन देखते हैं तो 5% और 25 ऐसे याद करो, ये गोला बनाते हैं। फिर उसमें 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिखते हैं और 45% उसमें खनिज होता है। उस खनिज की बात करो, ठीक है। ये खनिज किसी भी मेटल के लिए, किसी भी धातु के लिए आप क्या बोलते हो कि वो खनिज है। अब खनिज क्या होता है? धातु या आयन या यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं या पृथ्वी पर जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? खनिज, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब आप उस पृथ्वी के अंदर हो, वो धरती के अंदर मिट्टी में गड़े हुए हो और उन खनिजों को जब पृथ्वी से बाहर जिस रूप में निकाल के लाते हो वो रूप कहलाता है उसका क्या रूप कहलाता है? वो रूप कहलाता है गज्जू अयस्क। और क्या बोलते हैं उसको? और। कुछ बात समझ में आ रही होगी। अयस्क या और किसे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी से जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको जिस रूप में बाहर निकाला जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कंप्लीट होता है। धातु कर्म, ध्यान से समझना। अयस्क से या और से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए आप जो काम करते हो, जिस तरीके से उसे पृथक करते हो, या बोलो कि शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी इम्प्योरिटी हटाना चाहोगे, जो जो प्रोसेस काम में लोगे वही प्रोसेस धातु कर्म कहलाएगी। और वो कितने प्रकार की होगी, कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं, कैसे कैसे प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, वही सब मेटलर्जी में आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ समरी में कि मुझे अगर किसी मेटल को प्राप्त करना है किसी अयस्क से, तो मेरा मेन टास्क होगा, वो टास्क होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके लिए, है ना। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये सब जानते हैं कि कोई भी बड़ी चीज जिसकी साइज ज्यादा हो उसे हम चूर्णीकृत कर सकते हैं, उसे सांद्रित कर सकते हैं। सांद्रित का मतलब गाढ़ा मतलब पास में लिया हो। मैं अभी बात ऐसा एग्जांपल लूंगा जब आपको लगेगा कि हाँ सर इसको एक जगह इकट्ठा करने में फायदा है। फिर उस जो सांद्रित करते हो, कंसंट्रेट करते हो, उस अयस्क का कोई रूप बदल लो जरूरत पड़े तो। फिर जो रूप बदलोगे, उसका रूप बदलने के बाद या उसको बोला आपने ऑक्साइड का फॉर्म बना लो, और ऑक्साइड फॉर्म बना के उसे मेटल में कन्वर्ट कर दो। यही है पूरी प्रोसेस, क्या? मेटलर्जी या धातु कर्म, ठीक है। तो मैं जो लिख रहा हूँ उसको सुनते जाना। कुछ लोग थोड़े बहुत, देखो इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं बना पाऊंगा मैं अभी,
क्योंकि मेरे पास उतना वर्कलोड का टाइम मेरे पास नहीं सेट हो रहा है, तो आप इसी को कवर करें कैसे करके। पल्वराइजेशन, चूर्णीकरण, कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेट जब भी करेंगे ओर को तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल को आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यही आपकी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी धातु कर्म। सिंपल सी बात है सोचना। माना कोई चट्टान है, चट्टान है मतलब पत्थर है ना, और कोई भी चीज किसी भी मेटल का कोई न कोई तो सॉलिड रूप होगा ही। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव या गैस, तो आपको मुख्य रूप से ठोस ही मिलती है। तो आपने सॉलिड जो फेज थी, सॉलिड फेज को हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप उठाई, उसको क्या कर दिया हमने, पल्वराइज्ड कर दिया। कहने का मतलब उन पत्थरों को छोटे छोटे चूर्णों में मिक्स कर लिया। क्यों, जितने ज्यादा उसे पीसोगे उतना ही ज्यादा आप उसमें जो मेटल है उन मेटल को मेटल के पास पहुंचोगे। क्योंकि कोई प्रोसेस करने वाले हो, बड़े पत्थर है तो उसकी सतह से सरफेस बाहर की सरफेस रहता है, वहीं पे वो प्रोसेस होगी। अंदर वाले जो मेटल रहेंगे वो अभी भी प्योर नहीं एक्सट्रैक्ट होंगे। बात समझ गए मेरी बात। चूर्णीकरण करेंगे, ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन, जब वो आपने चूर्ण बना दिया, जब उसको पीस दिया अच्छे से, तो जो मेटल है, इम्प्योरिटी है, वो सब क्या हो गई, पाउडर फॉर्म में आ गई, है ना। और जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में आई, उस मेटल को आपने क्या कर लिया, अब ऐसा कुछ करो कि मैन में जो मेटल है वो तो पास में आ जाए, यानी कि कंसंट्रेट। सोचिए 1 किलो आटा है और उसके अंदर 100 ग्राम, 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 ग्राम नमक है, 10-15 ग्राम नमक है ना। तो आप उस नमक को अच्छे से आटे में मिला दो, मिल गया। अब वो जो नमक मिल गया, उसको अगर आप आटे में से अलग करना चाहें, वो होता है एक, नहीं होता है, वो अलग मैटर है। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप उसे किसी भी प्रोसेस से अलग करना चाहें, तो यानी कि आप उस नमक जो कि चारों तरफ फैल गया है उसको इकट्ठा करना चाहते हो ना, यही है उसका सांद्रण करना। क्या है, सांद्रण करना। पहले तो चूर्णीकरण करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, पल्वराइजेशन। आपके पास अगर पहले कोई किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो आप ध्यान से देखना, मेटलर्जी का पहला पॉइंट आपको पल्वराइजेशन होगा। क्या होगा, पल्वराइजेशन होगा। क्या होगा भाई साहब, देखो ऐसे आएगा लिखा हुआ, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा होगा क्या, पल्वराइजेशन, ठीक है। तो पल्वराइजेशन जो कर लिया आपने, ये पल्वराइजेशन सबसे पहले स्टेप होती है। क्वेश्चन क्या बना सुनिए, इस इतने से पेज से क्वेश्चन ये बना कि धातु कर्म की सबसे प्रथम विधि कौन सी होती है, तो आप बोलने वाले हो क्या कि सर चूर्णीकरण या पल्वराइजेशन। भाई मेरे हिंदी मीडियम भी सुन ले, इसे ऐसे याद लिख लो, पल्वराइजेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ पल्वराइजेशन, पल्वराई। नंबर ऑफ स्टूडेंट के ये चैप्टर इतना टफ है, ऐसे बोलेंगे सर ये मेटलर्जी आज तक समझ में नहीं आई। अच्छे अच्छे टीचरों के भी समझ में नहीं आई भाई, उसके पीछे रीजन यही है कि वो उसे बहुत एलोबरेट करके पढ़ते हैं। उसकी समरी कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं, टीचर की जगह हम हमारी जगह, हमारा टास्क क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बात करें फर्स्ट पॉइंट कि हमने उसे पोलराइजेशन करना है, चूर्णीकरण करना है, ठीक है। चूर्णीकरण, अयस्क का छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन चूर्णीकरण या क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे भाई मेरे, पोलराइजेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन सांद्रण, चूर्णीकृत जो आपने उस चूर्ण को बना दिया, चूर्णीकृत अयस्क, अयस्क होगा ना, को सामान्य अशुद्धियों को, ध्यान से सुन लो, कौन सी अशुद्धि, सामान्य अशुद्धियां हटाना चाहेंगे आप, स्पेसिफिक अशुद्धियां नहीं हटाने। देखो स्पेसिफिक कैसी होती है सर, माना कि तुमने चूर्ण बनाया, उसमें मिट्टी है, मिट्टी मिली हुई है, उसमें कोई CO2 के कार्बोनेट्स मिले हुए हैं, मिले हुए नहीं मिले, छोटी मोटी उसमें ऐसा मिला है कि चुंबकीय पदार्थ मिले हुए हैं, सही है, और में लोहा मिला हुआ है। तो ऐसे अयस्क जिनको हम सामान्य अशुद्धियां हटाना चाहें उसे हम सांद्रण कहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, सांद्रण किसे कहते हैं, ठीक है। या सांद्रण में क्या होता है, सांद्रण में सामान्य अशुद्धियों को हटाया जाता है, समझ में आया क्या। जबकि सामान्य अशुद्धियों का स्पेसिफिक अशुद्धियां कैसे हटेगी वो आगे आ जाएगा, अभी आप इतना ही माइंड करो कि सामान्य अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है बताओ? सांद्रण कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे किया जा सकता है ये देखो, अब इसको पढ़ लो। यही क्वेश्चन है जो मैं लिखा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट बहुत स्वीट। क्या कि सांद्रण जो होता है, उस सांद्रण में कौन कौन सी क्रिया, कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। पहले देखो चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, झाग प्लवन, ठीक है, और झाग प्लवन फॉर्म फ्लूइड है ना, और ग्रेविटेशनल मेथड गुरुत्वीय पृथक्करण, और विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, और पांचवी है रासायनिक पृथक्करण। इन पांचों विधियों से हमें सामान्य अशुद्धियां हटाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण अगर करना है तो कॉमन सेंस है। अब मैं वो बनाऊं ऐसे, भाई तू एग्जाम दे रहा है, कोई 12th की एग्जाम नहीं दे रहा। मैं 12th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना, मैं आपको कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये एक बेल्ट होगा, वो घूमेगा, फिर ये इधर एक डेयरी बनेगी, फिर तुम बोलोगे इधर एक और एक और एक और एक और आपको बन जाएगी डेयरी, ये अलग हो जाएगा, ये अलग। अरे वही समझाएंगे। देखो क्या है, इसको समझ लो, चलो इस डायग्राम को। ऐसा होता है ना कुछ चुंबकीय पृथक्करण, दो बेल्ट लगाई, बेल्ट एक यहाँ पे पट्टा लगा दिया, बेल्ट जिसको बोल रहे पट्टा बोल दिया। जब ये घूमेगा तो सोचिए ये जो आपने सर्कल बनाया है, एक मिनट गज्जू, एक मिनट, ये जो आपने इसका चक्कर बनाया है, ये पट्टा है ना, इस चक्कर के ऊपर जो पट्टा है, ये पट्टा ऐसा बनाया जाता है जो जिस प्रकार के सांद्रण करने हैं उसके। सपोज करो आपने क्या किया, ये पट्टा बना दिया ऐसा जो तुम इसके ऊपर डालने वाले हो वो इससे चिपक जाए। सही है, तो इसका मतलब ये कहीं तो मैग्नेटिक प्रवृत्ति दर्शा रहा होगा, और जब ये यहाँ से जाएगा तो मैं ये तो चिपका रहेगा इसके, है ना। तो इससे पहले जो बाकी की अशुद्धियाँ जो चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं रखती है वो पहले गिर जाएगी, और चुंबकीय प्रवृत्ति रखने वाली आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ के आगे यहाँ क्या करो, एक क्या लगा दो ऐसे, वो आता है ना उसको अपन वो देखते हैं मकान में पुट्टी करने के लिए, आता है पतला सा एक पेज की तरह लोहे का, जिससे वो ऐसे रगड़ लगाते हैं, ऐसे दीवार पर लगाया और उस जोर से प्रेस करके निकाल के लाएंगे, है ना, तो वो पुट्टी की जो लिक्विड है वो उसके चिपक जाएगा। वो यहाँ लगा दो और इसको हटा लो, एक तरह कुचर लो, खुरच लो, स्क्रैपिंग कर लो इसकी। समझ रहे हो? तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अशुद्धियां पहले गिर गई और जो मुख्य चीज थी वो बाद में जाके गिरी। उल्टा हो जाए तो कि यहाँ पे जो अशुद्धियां हो वो चुंबकीय प्रवृत्ति की हो, और ये जो धातु नहीं हो तो चुंबकीय प्रवृत्ति की नहीं है, वो अशुद्धियां तो इसके चिपकी रह जाएगी, तो बाद में गिरेगी, और जो शुद्ध धातु है वो पहले गिरने लग जाएगी। पल्ले पड़ी क्या? तो यहाँ तो पेज है और हमें तो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने, तो देखिए क्वेश्चन आंसर तो यहीं पे आगे रह जाएंगे। देखो क्या जो काम की चीज है वो यहाँ है। क्या चुंबकीय पृथक्करण करना चाहते हो तो जब अयस्क और अधात्री, अधात्री यानी क्या होगी, गैंग यानी मैट्रिक्स, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, अधात्री, मैट्रिक्स, गैंग या अशुद्ध पदार्थ। अगर अयस्क जो होगा उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति हो तो अधात्री अचुंबकीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और अगर अयस्क अचुंबकीय है तो जो गैंग है या बोलो अशुद्ध पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए किसकी तरह, चुंबकीय प्रवृत्ति की तरह। कहने का पर्पज हुआ कि अगर हमने जो मिक्सर लिया है, जिसको चूर्ण बनाया है, उसमें अशुद्धि और शुद्धि, शुद्ध धातु वो तो हो चुंबक की तरह नेचर वाली, और अशुद्धि हो अचुंबकीय, या उल्टा हो जाए, चुंबक की प्रवृत्ति रखे अशुद्धि और अचुंबकीय प्रवृत्ति रखे अयस्क, दोनों चुंबकीय होगी तो भाई साहब चुंबकीय पृथक्करण से उसे पृथक नहीं किया जा सकता। कहने का पर्पज ये हुआ कि चुंबकीय पृथक्करण विधि कब अच्छी रहती है, जब जब जिस अयस्क का सांद्रण किया जाए तो उसमें अशुद्धि या धातु दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या सुनो, चुंबकीय पृथक्करण में आवश्यक है तो लिखो अशुद्धि का चुंबकीय होना, या अयस्क का चुंबकीय होना, या दोनों, बोलो दोनों, या तो ठीक है।
आवश्यक ये या तो अयस्क या फिर अशुद्धि, दोनों में से एक का चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाना किस प्रकार के साधारण से ज्ञात किया जा सकता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। समझ में आया? या फिर सिंपल सा क्वेश्चन देखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ नहीं समझ में, रिपीट कर ले पेपर को, ये वीडियो को भी वापस पॉज करके वापस देख ले। सुन क्या बोला कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में यदि यदि अधात्री अचुंबकीय प्रवृत्ति की है तो अयस्क होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति हो, पल्ले पड़ गई। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं भाई, क्या कि हमें भाई साहब ऐसे क्वेश्चन दे जिसमें हमें अधात्री चुंबकीय या चुंबकीय बोले ही नहीं, वो तो एग्जाम्पल दे, तो ऐसे एग्जाम्पल देगा तो ये ही देगा, ऐसे का मतलब ये ही देगा। क्या क्या बोलेगा देखना, यदि मैग्नेटाइट में कैसीटेराइट, क्वेश्चन बन गया यहीं पे, मैग्नेटाइट में कैसीटेराइट, मैग्नेटाइट में कैसीटेराइट की अशुद्धि है तो यह किससे पृथक की जा सकती है? सिंपल सा एग्जांपल, चुंबकीय पृथक्करण से पृथक की जा सकती है। समझ में? मैग्नेटाइट में कैसीटेराइट, तो आपसे बोला जाए कैसीटेराइट किस प्रकार की प्रकृति रखेगा, बताओ, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, और चुंबकीय, अचुंबकीय, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक? आप बोलेंगे सर अचुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक होगा। समझ में आ रही है? पढ़ लो। मैग्नेटाइट अयस्क में अचुंबकीय अधात्री तथा कैसीटराइट अयस्क में चुंबकीय अधात्री उपस्थित होती है। सुनिए क्या बोल दिया इसने, मैग्नेटाइट का कोई भी अयस्क होगा, उसमें अगर कैसीटराइट मान मिला दिया तो इसमें अधात्री कौन हो गया? कैसीटराइट। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा हो, दो तरह के क्वेश्चन पूछे यहाँ से। क्या क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए, मैग्नेटाइट में किस प्रकार की अशुद्धि होगी? ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय, ऑप्शन नंबर 2 अचुंबकीय, ऑप्शन नंबर 3 दोनों। तो आप क्या बोलेंगे? सर इसमें अचुंबकीय अशुद्धि होगी, जबकि कैसीटराइट क्या है? खुद अचुंबकीय है। कैसीटराइट में अशुद्धि किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की होगी? बोलो, चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी, तभी तो चुंबकीय पृथक्करण से उसे पृथक किया जा सकता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? ध्यान से सुन लो, देखो आगे क्वेश्चन बना दिया मैंने। मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किससे होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि से होता है। अच्छे से देख लिया क्या? बढ़े आगे, वीडियो 2-3 बार रिपीट करें, आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो किसी भी एंगल से इसी में से आएंगे। फिर आगे चलो, देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है चुंबकीय गुण युक्त अयस्क को। क्या? चुंबकीय गुण युक्त अयस्क को, देखो अच्छे से, या फिर अनुचुंबकीय गुण युक्त अयस्क को, या दोनों को। तो आपका आंसर आ गया होगा क्या? दोनों को। सही है। फिर क्वेश्चन, Fe3O4 और SnO2 और दोनों या नन। क्वेश्चन वही है ऊपर वाला जो लिखा है ना, देखो अच्छे से, क्वेश्चन सेम है दादा। क्वेश्चन तो यही है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में किस द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है। तो पहले ऑप्शन लिखा हमने ये, जैसे हम लिखते हैं ऐसे, ये लिख दिए, इसका आंसर आ गया सेकंड। अब बोल रहा है कि अगर ये क्वेश्चन हो ऐसे कैसे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो मतलब स्टूडेंट ने नहीं लिखा होता है, यहाँ पे हम लिख दिया, एक ऑप्शन दोबारा बना दिया और आंसर दे दिया दोनों। सही है, दोनों पृथक किया जा सकता है। यस, और कुछ रटने वाली चीजें देखिए, ये वीडियो यहीं रोक दिया जाएगा, कल हम नेक्स्ट क्लास में हमको आप कवर करेंगे। देखो ये आगे देख, और इस बार भी आएगा, कुछ भी आए, जवान जो बोल दिया यहाँ पे, जो बोल दिया जाता है वही क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लो। ठीक है, सल्फाइड अयस्क, क्योंकि मैं इतनी समरी करता हूँ, पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता हूँ भाई। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड यानी जिसमें सल्फर होगा, कॉमन सेंस है, सही है। और ये सल्फाइड अयस्क कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, याद कर लेना भैया। भाग भाग के मैसेज करने से बढ़िया है कि आप लोग मेरे को कॉल करें और ऐसे बोलो, सर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और मैं आपसे उसी टाइम कोई क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर आपको आ जाए, जो आपको पढ़ा दिया उसी में से पूछूं, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। वाह यार, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नहीं क्या? तो आप प्लीज़ यार कोऑपरेट कर लिया करो। देखो FeS2 CuFeS2 Cu2S
PBS, ZNS, HGS, तीन तो एस है, ठीक है। Cu2s, CuFeS2 और FeS2। FeS2 आयरन पायराइटीज, सही है क्या? FeS2 आयरन पायराइटीज, बोलो है कि नहीं है? दूसरा, आयरन की जगह Cu और जोड़ लो तो कॉपर पायराइटीज, ठीक है। फिर Cu के बाद में अपन बात कर ले क्या, Cu2s की बात कर ले, Cu2s कॉपर ग्लांस। फिर PBS गैलेना, ZNS जिंक ब्लेंड, HGS सिनेबार। ध्यान से सुन भाई, क्वेश्चन जो होगा अगर उसे दो क्वेश्चन पूछने होते हैं तो एक तो पूछता है अयस्क का नाम देता है और उसका फॉर्मूला, और एक पूछता है कोई ऐसी विधि। देखिए अभी तो इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मेटलर्जी जो है अलग से दी हुई है। तो भैया यहाँ से मैं आपकी बात में बोल दूँ 3 से 4 क्वेश्चन आ सके तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। और बस ये 5 पेज 6 पेज का ही है पूरा मेटलर्जी, 6 पेज में तो पूरा जाएगा, पढ़ने में तुम्हें 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक रिवाइज करेंगे कि ये कैसे कैसे विधि है, ठीक है। और आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपके ये नोट्स आपको भेज दूंगा जो आप उसको नोट कर लेंगे। और कंप्लीट लिखने के बाद में पढ़ने में ज़्यादा मजे आएंगे, आप एक बार उसको रीड कर लिया करें, ठीक है भाई। ओके जी, थैंक यू।